अच्छा अच्छा, आज हम अपना जो ट्यूसडे के दिन भी हमने क्लास लिया हुआ था वेदर। ये तो हमारे खैर ये वाली क्लास नॉर्मल रूटीन पे होती है, ठीक है, लेकिन ये एक किस्म के लिए हमारा एक अरेंज क्लास है जो हमसे ऑलरेडी पिछले 2 वीक्स में रह गए थे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे फिर 3 और क्लासेस रह जाएंगे जो कि हम साथ साथ में वीकली 1 क्लास अरेंज करते रहेंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो 3 क्लासेस रह जाएंगी तो वो भी इसके साथ कवर हो जाएंगी। अच्छा, आज के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखें तो हमने बेसिकली एडीएचडी का स्टार्ट किया हुआ था, और हमने एडीएचडी की जो क्राइटेरिया थी और उसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो गई है डिटेल से, उसके जो रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर प्रेवलेंस हो गया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है ना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज जो है ना हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एडीएचडी को वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तकरीबन हमारा सारा लेक्चर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे ही होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती इसलिए है दैट बाज डिसऑर्डर्स के जो करेक्टरिस्टिक है उनमें सेमनेस भी होती है, ठीक है। और हमारा वो ये होगा कि डायग्नोसिस में जो है ना हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेमनेस कैसे एक बीमारी को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। डेफिएंट तो आपको पता होगा डिसोबीडियंस को कहते हैं, ठीक है। ये भी जो है ना कंडक्ट डिसऑर्डर की तरह ये अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में भी जो है ना मेजॉरिटी मेजरली इट इज लाइक प्रेजेंट इन चिल्ड्रंस, ठीक है। अच्छा, अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल होता है बेसिकली दे आर रेजिस्टेंट टू वर्क और स्कूल टास्क दैट रिक्वायर सेल्फ एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, ये इंडिविजुअल जो अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ होते हैं बेसिकली ये रेजिस्ट करते हैं किस चीज से, काम करने से या स्कूल टास्क कंप्लीट करने से, जो कि सेल्फ एप्लीकेशन, जिसे सेल्फ एप्लीकेशन कैसे कहते हैं हम्म, सेल्फ एप्लीकेशन किसे कहते हैं? मत, हाँ, मतलब जो खुद करने पड़ते हैं ना वो काम। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आपका अपना एफर्ट लगाने की जरूरत हो उसे हम सेल्फ एप्लीकेशन कहते हैं, कि ठीक है। तो इसमें ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं काम करने से या स्कूल टास्क करने से, स्कूल टास्क कंप्लीट करने से, लाइक मेजरली वो काम जिसमें सेल्फ एप्लीकेशन की ज़रूरत हो। सेल्फ एप्लीकेशन मीन जिसमें आपकी उस बच्चे की अपनी एफर्ट की ज़रूरत हो, ठीक है। लेकिन ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर में बच्चा क्यों रेजिस्ट कर रहा है? क्योंकि दे रेजिस्ट कंफॉर्म टू अदर डिमांड्स, ठीक है। बिकॉज इसलिए कि ये बच्चे जो है दूसरों की डिमांड्स को कभी भी पूरा नहीं करते, ना दूसरों की कभी बात मानते हैं, ठीक है। बात ना मानने की वजह से सच चिल्ड्रन रेजिस्ट टू वर्क और कंप्लीट देयर टास्क, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, देयर बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाय नेगेटिविटी। इनकी जो बिहेवियर है वो नेगेटिविटी से जो है ना करेक्टराइज होती है। अपोजिशनल डिफरेंट की बात हो रही है। हॉस्टिलिटी जो एक्सट्रीम एंगर होता है, गुस्सा, एंड डिफियंस डिसओबीडियंस, ठीक है। तो ये बेसिकली अपोजिशनल डिफरेंट की जो है करेक्टरिस्टिक थी। अब हम इसे एडीएचडी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो दिस सिम्टम मस्ट बी डिफरेंशिएट from aversion to school or mentally demanding tasks due to difficulty in sustaining mental effort, forgetting instruction and impulsivity in individual with ADHD, ठीक है। अब इस symptoms को हम differentiate करेंगे कैसे? फ्रॉम एवर्जन टू स्कूल किसे कहते हैं? एवर्जन डिसलाइकनेस को कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एडीएचडी वाले स्कूल को क्यों पसंद नहीं करते थे? सर क्योंकि वहां पर टास्क होता था, रूल्स हाँ होते थे, एक जगह पे बैठना होता था, तो हाँ, वो उनसे ठीक ज्यादा नहीं हो पा रहा ठीक है थे ठीक सर। है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है, वहां पे मेंटली डिमांडिंग टास्क होते थे, और मेंटली डिमांडिंग टास्क को करने में जो है ना उनको डिफिकल्टी
का सामना करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना कंटिन्यूस मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर में क्या है, वहाँ पे भी जो है ना स्कूल वर्क और टास्क को जो है ना रेजिस्ट कर रहा है, बट लेकिन वहाँ पे किस वजह से है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ एप्लीकेशन की ज़रूरत है, और वो ये बच्चे जो है ये कभी भी जो है किसी की डिमांड या ऑर्डर को जो है फॉलो नहीं करते। मतलब अगर आप एक चीज़ उन्हें कहते हैं तो आपको जो है ना नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, आपकी बात बिल्कुल मानी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे जो है ड्यू टू continuation of mental effort for completing that mental demanding task, such children with ADHD show dislikeness to school। ठीक है, समझ आई है? सर ये हाँ, आपने जो ये कहा सर, इस डिसऑर्डर में ये जो आप उनसे कहेंगे वो नेगेटिव आपको बोलेंगे, नेगेटिव बात कर लेंगे जो टास्क नेग, आपको पूछे। नेगेटिव बात ये नीचे तीन देखें, नेगेटिविटी, हॉस्टिलिटी एंड डिफेंस। डिफेंस क्या है? टोटली डिसोबीडियंट टाइप चिल्ड्रन होते हैं, बात तो बिल्कुल मानते ही नहीं है, ठीक है। इंसान होता है दूसरी बच्चे खैर ना, बस साफ बात ये है कि ठीक है, आप अगर प्यार से भी उन्हें समझा रहे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू ओबे व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। और हॉस्टिलिटी हमेशा एक्सट्रीम एंगर उनका रहता है, नेगेटिविटी हर चीज को नेगेटिव वे में लेना, ठीक है। ये इनकी तीन मेजर करेक्टर्स है ऑपोजिशनल डिफरेंट फॉर्म, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अच्छा तो थोड़ी सी समझ आ गई है कि हम एडीएचडी को कैसे ऑपोजिशनल डिफरेंट वालों से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एडीएचडी जी में जो है सर। ना, एडीएचडी में जो है ना एक डिसलाइकनेस होती है जो कि इस वजह से होती है कि कुछ टास्क में जो है ना मेंटल एफर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उनमें जो है ना फॉरगेटिंग इंस्ट्रक्शंस वाली फिनोमेना होती है एडीएचडी में, जो कि अपोजिशन वालों में नहीं होती। और इसके साथ साथ इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है एडीएचडी वालों में, जो कि अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर में नहीं होती, ठीक है। बट समटाइम इन दोनों को डिफरेंशिएट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। क्यों? दैट सम इंडिविजुअल विद एडीएचडी मे डेवलप सेकेंडरी ऑपोजिशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स सच टास्क एंड डिवैल्यू देयर इंपॉर्टेंस। क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि जो एडीएचडी वाले होते हैं ये लाइक एडीएचडी तो होती है, लेकिन सेकेंडरी मीन जब एक बीमारी हो और उस बीमारी के साथ दूसरे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एडीएचडी के साथ समटाइम सेकेंडरी ऑपोजिशनल एटीट्यूड मतलब बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स सच टास्क। और वो जो है जो उस टास्क के जो इम्पोर्टेंस होते हैं या जो काम होता है उसको डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का काफी मसला आ जाता है। समटाइम हम दोनों को भी डायग्नोस करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द मीटिंग ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। अगर एडीएचडी के लिए एंड ऑपोजिशनल डिफरेंट दोनों के लिए जो है ना वो फिल कर रहा हो क्राइटेरिया, तो फिर हम दोनों क्राइटेरिया को डायग्नोस करने की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। अब इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है नफ्सियाती, बच्चों में पाई जाती है मेजरली, ठीक है। इसमें जो है ना हाई लेवल ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाई जाती है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ इम्पल्सिव मतलब वो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें जो है ना इनका आउटबर्स्ट भी होता है, मतलब एक एक्सट्रीम किस्म का गुस्सा होता है जो कि इस तरह गुस्सा जिससे इंसान वो बिल्कुल लाल पीला हो जाता है, ठीक है। तो इनकी जो है ना बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी जो होती है वो बहुत हाई रिस्क वाली होती है, हाई इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ होती है, और इनका जो गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट टाइप होता है, ठीक है। ये भी जो है ना ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे अब एडीएचडी एंड इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर क्या करते हैं? दे शेयर हाई लेवल्स ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर। ये तो इन दोनों बीमारियों के दरमियान सेमनेस हो गई, ठीक है। सर एडी इम्पल्सिव मीन कि हाँ, ज्यादा बात करे सर। हाँ, हाँ, इम्पल्सिव मीन कि ज्यादा बात करे सर, ना 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 ना, टॉकेटिव हो जाए इम्पल्सिव या इम्पल्सिव रेस्टलेस। इम्पल्सिव जो है ना, हम अगर मीनिंग वाइज देखें तो हम इम्पल्सिव उसे कहते हैं जब इंसान बगैर सोचे समझे कोई काम करता है और फिर जाके उस हाँ काम पे ओके रिग्रेट ओके करता है, ठीक है। लेकिन ओके। ये जो बीमारियां होती हैं ना, इसमें इम्पल्सिविटी ये लोग सोचे बगैर काम तो कर लेते हैं, लेकिन इनका कोई रिग्रेट वगैरह नहीं होता, ठीक है। जो किया बस किया, इनको जी कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो इनके दरमियान सेमनेस आ गई, अब इन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाउएवर इंडिविजुअल विद इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर शो
सीरियस एग्रेशन टूवर्ड्स अदर, ठीक है, ये बात आ गई है ना, सीरियस एग्रेशन। एडीएचडी में इस तरह नहीं होता, उसमें जो है ना होता होगा एंगर बिहेवियर, बट इतने लेवल तक नहीं कि उससे जो है ना दूसरों की तरफ जाके नुकसान पहुंचे फिजिकली या वर्बली, ठीक है। इनमें जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस एग्रेशन होता है दूसरों की तरफ, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडीएचडी, ठीक है। अच्छा, एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंस प्रॉब्लम विद सस्टेनिंग अटेंशन, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में जो अटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, जो कि एडीएचडी का एक मेन करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, इन एडिशन इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर इज रेयर इन चाइल्डहुड। इंटरमीडिएट डिसऑर्डर में बी डायग्नोज इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएचडी, ठीक है। एडीएचडी का जो है ना देखिए 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये था कि सीरियस एग्रेशन की वजह से टूवर्ड्स अदर हम इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड ये कि एडीएचडी में अटेंशन टू होल्ड ऑन अटेंशन ऑन सम काइंड ऑफ टास्क, उसमें जो है ना हमें बेसिकली प्रॉब्लम आ रही होती है एडीएचडी में, जो कि इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में नहीं होती। थर्ड इनकी डिफरेंशिएशन ये है कि इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जो है वो रेयरली रियली चाइल्डहुड में जो है ना जाके डायग्नोस होती है, ठीक है, या उसकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी रेयर होती है। अक्सर ये एडोलेसेंस या टीन एजेस में जो है ना इसकी वो रेशियो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, समटाइम अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा हो दोनों डिसऑर्डर्स का, तो एट दैट टाइम हम दोनों डिसऑर्डर्स को फिर जाके वो करते हैं, डायग्नोस देते हैं, ठीक है। अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से हम अब एडीएचडी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। द इंक्रीज मोटरिक एक्टिविटी, मोटरिक एक्टिविटी कौन सी होगी? सर मोटर न्यूरॉन्स ही सर। नहीं, मोटर एक्टिविटी से यहाँ से मुराद है फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा था एडीएचडी वाले एक जगह पे बैठते नहीं हैं। अच्छा, जब एक जगह पे बैठते भी है तो चेयर पे जो है ना कभी इधर कभी उधर, कभी हाथों के साथ लगा हुआ, कभी पाँव को हिलाना, कभी क्या मतलब लाइक काम होके नहीं बैठते। तो दिस इज एक्चुअली मोटर एक्टिविटी, ठीक है, विच में अकर इन एडीएचडी मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर that characterizes stereotypic movement disorder and some cases of autism spectrum disorder, ठीक है। अब जो मोटरिक एक्टिविटी है एडीएचडी में, उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें मस्ट डिफरेंशिएट करना चाहिए रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर से, जो कि करेक्टरिस्टिक है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का। एंड सम केसेस में, अगर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी ये चीज होती है रिपीटेटिव बिहेवियर, तो उससे भी जो है ना हमें इस करेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट करना जरूरी है, ठीक है। अगर हम स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को देखें, ठीक है, तो उसमें जो मोटरिक बिहेवियर है वो जनरली फिक्स्ड होते हैं एंड रिपीटेटिव होते हैं। फिक्स्ड मतलब अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है, एंड रिपीटेटिव बार बार। फॉर एग्जांपल उसमें बॉडी रॉकिंग को जानते हैं? बॉडी को हिलाना ये। बॉडी रॉकिंग मतलब एक जगह पे खड़े होकर शोल्डर्स को मूव ऑन करना, मतलब वो क्लब में लोग जिस तरह डांस नहीं करते बिल्कुल उस तरह बॉडी रॉकिंग उसे कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज टाइप ठीक है, वार्म अप। सेल्फ सेल्फ बाइटिंग हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मोटरिक बिहेवियर है, उसके कुछ एग्जांपल हैं जो कि रिलेट करती हैं स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के। वेयर एज द fidgetiness and restlessness in ADHD are typically generalized and not characterized by repetitive stereotypic movements, ठीक है। मतलब उनके जो दे कैन बी चेंजेबल, ठीक है। एडीएचडी में जो फिजेटनेस है एंड रेस्टलेसनेस है एडीएचडी में, दे कैन बी, दे आर एक्चुअली जनरलाइज्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, जो कि करेक्टरिस्टिक नहीं है किस चीज का, रिपीटेटिव एंड स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट का। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट का क्या था, वो जो है जनरली फिक्स्ड एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ मोटरिक बिहेवियर होता है, जो कि करेक्टरिस्टिक नहीं है एडीएचडी का, ठीक है। इस तरह अगर हम टॉरेट्स डिसऑर्डर में देखें तो उसमें जो है ना मल्टीपल टिक्स होते हैं। टॉरेट्स टॉरेट्स डिसऑर्डर को जानते हैं? नो सर। नो सर। टिक्स को जानते हैं? टिक्स, ये टाइप करना टेक्स्ट ये सर।
ठीक, देखिए ये एक बीमारी है जिसमें जो है ना अक्सर लोग जो है आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है? और या अक्सर ये लोग आँखें इस तरह बंद करके लाइक हिलाते हैं, ठीक है? लाइक बात कर रहे होते हैं और साथ-साथ में आँखें हिला रहे होते हैं। या कुछ लोग इस तरह होते हैं ये शोल्डर्स इस तरह हिला रहे होते हैं, कुछ 1 मिनट गुज़र जाए फिर इस शोल्डर को इस तरह ऊपर कर लेते हैं, हिलाते हैं, फिर कुछ टाइम गुज़र जाता है, फिर उस शोल्डर को इस तरह हिला देते हैं, ठीक है? कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि आँखें एक बात कर लेते हैं, फिर आँखें बंद कर लेते हैं इस तरह ज़ोर देके, फिर बात करें, फिर आँखें बंद। तो दिस इज़ बेसिकली काइंड्स ऑफ टिक या टॉरट सिंड्रोम जिससे जो है ना वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। मेरे पास एक वीडियो है मोबाइल में मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा टॉरट सिंड्रोम का। उससे जो है ना आपको वो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा कि टॉरट सिंड्रोम बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, टॉरट सिंड्रोम जो है वोकल भी हो सकते हैं, मतलब वो वॉइसेस में भी हो सकता है एंड वो जो है ना फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको आईज एंड शोल्डर की एग्जांपल दी है, ठीक है? अच्छा, चल, अच्छा, टॉयलेट डिसऑर्डर में अगर हम देखें तो उसमें जो है ना फ्रीक्वेंट मल्टीपल टिक्स होते हैं, ठीक है? दैट कैन बी मिस्टेकन फॉर द जनरलाइज्ड फिजिटनेस ऑफ एडीएचडी। मतलब जो मल्टीपल टिक्स है उसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा किस चीज़ से, जनरलाइज्ड फिजिटनेस ऑफ एडीएचडी। एंड ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन में बी नीडेड, ठीक है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें बेसिकली हेल्प मिल सकती है कि वो हम जाके यूज़ करें हम अपनी प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन को और उसे जाके डिफरेंशिएट करें उस फिजिटनेस को फ्रॉम बाउट्स ऑफ मल्टीपल टिक्स, ठीक है? तो ये अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ डिफरेंशिएशन थी एडीएचडी की। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? यस ठीक है। जी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की तरफ, ठीक है? दैट एडीएचडी को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से, ठीक है? चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर मे अपीयर इनअटेंटिव, ठीक है? बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लिमिटेड एबिलिटी, ठीक है? जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ, दे मे बी इनअटेंटिव, बट उनकी जो इनअटेंशन होती है वो किस वजह से होती है? फ्रस्ट्रेशन की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या लिमिटेड एबिलिटी की वजह से। लिमिटेड एबिलिटी ये होती है कि उनको जो है ना या तो रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, या तो उन्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है, मैथ्स क्वेश्चन, या उनको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो ये लिमिटेड एबिलिटी जो मैंने आपको 3 बताई है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इन्हें फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, इन्हें लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है उस चीज़ में लेने के लिए, ठीक है? और इसकी वजह से जो है ना क्या हो सकता है? इनकी जो इनअटेंशन प्रॉब्लम है वो जाके स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? हाउएवर, inattention in individual with a specific learning disorder who don't have ADHD is not impairing outside of academic work, ठीक है? अच्छा, अब ये बात याद रखें, जो inattention इन इंडिविजुअल होती है विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है? तो वो इन उस इनअटेंशन की वजह से जो है ना उनकी सिर्फ एकेडमिक एरिया अफेक्ट हो रही होती है, बाकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल एरिया है या सोशल ऑक्यूपेशनल अदर एरियाज जो है वो जो है ना टोटली लाइक ठीक रहती है, ठीक है? नॉर्मल रहती है। ओनली एकेडमिक जो लाइफ है या एकेडमिक जो एरिया है उनकी जाके अफेक्ट हो रही होती है उस इन अटेंशन की वजह से। तो इस चीज़ की वजह से जो है ना हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडीएचडी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से। एडीएचडी में जो है ना आप सबको पता है कि उसमें हमारी सारी जो एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, सोशल ऑक्यूपेशनल एकेडमिक वगैरह, ये सारी एरियाज ऑफ लर्निंग, सारी एरियाज ऑफ लिविंग हमारी अफेक्ट हो रहे होते हैं, जबकि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में ओनली एकेडमिक एरिया जो है ना एकेडमिक, यस वो सर। सफ़र हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एडीएचडी को, ठीक है? अच्छा, सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी आर कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन placed in academic settings that are
inappropriate to their intellectual ability, ठीक है। अच्छा, जो ADHD के symptoms है, they may be common among children, कौन से बच्चों में, उन बच्चों में जो कि जिनको जो है ना ऐसे एकेडमिक या उन एकेडमिक सेटिंग्स में जो है बिठाया जाता है जो कि इन उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है। सिम्टम्स, ADHD के सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं बच्चों में, कौन से बच्चों में, उन बच्चों में जिन्हें एकेडमिक सेटिंग्स में बिठाया जाता है और वो एकेडमिक सेटिंग्स उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है। इन सच केसेस द सिम्टम्स आर नॉट एविडेंट ड्यूरिंग नॉन एकेडमिक टास्क। अच्छा, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली नॉन एकेडमिक टास्क के दौरान एविडेंट नहीं होते। नॉन एकेडमिक टास्क मतलब सोशल जो प्लेग्राउंड्स वगैरह में या जो अदर एरियाज वगैरह होते हैं उसमें जो है ना एविडेंट नहीं होता, बल्कि a diagnosis of ADHD intellectual disability requires that inattention or hyperactivity be excessive of mental age। mental age को जानते हैं? हाँ सर। chronicle age किसे कहते हैं? जो Chronicle क्रोनोलॉजिकल है वो तो एयर्स वाली होती है, लॉन्ग मतलब टर्म जो हो सर, लॉन्ग हाँ, टर्म हो। क्रोनोलॉजिकल एज जो है ना आपकी अपनी एज, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अभी तक आपकी जो उम्र बन रही है उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। मेंटल एज को बेसिकली हम मेजर करते हैं, ठीक है। एक टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम आपकी मेंटल एज निकलवाते हैं, ठीक है। तो ADHD की डायग्नोसिस हम तब जाके देते हैं जब आपको लगता है कि इन अटेंशन या हाइपर एक्टिविटी एक्सेसिव हो रहा है। किस चीज से? जो इंसान का एक्चुअल मेंटल एज होता है। जब मेंटल एज को वो क्रॉस करता है, ठीक है, लाइक मेंटल एज एक हो और इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी वाली जो बिहेवियर है वो उस मेंटल एज को एक्सेस कर रहा हो, ऊपर जा रहा हो, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना हम फिर जाके एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ ADHD फिर दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पढ़ा था कि इस तरह या जितने अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जब सिम्टम्स दूसरी बीमारी के दौरान एक्सेसिव हो जाए तो फिर जाके हम एडिशनल डायग्नोसिस देते हैं। तो सेम लाइक द सिचुएशन इज हियर, ठीक है। अच्छा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ADHD को, ठीक है। अच्छा, individual with ADHD and those with autism spectrum disorder exhibit या represent या show inattention, social dysfunction and difficult to manage behavior। अगर दोनों में हम सेमनेस देखें तो दोनों में जो है ना ये तीन चीजें आ रही होती हैं, inattention का प्रॉब्लम, social dysfunction का and difficult to manage behavior, ठीक है। However, the social dysfunction and peer rejection seen in individuals with ADHD must be distinguished। अच्छा, अब ये दोनों जो है इसे हम किससे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे? फ्रॉम द social disengagement, यस सर। isolation, and indifference of facial and tonal tonal communication, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप लोग देखें कि फेशियल एंड टोनल कम्युनिकेशन, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इनकी वर्बल के साथ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उनमें जो है ना डिफिसिट्स आ जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इनकी जो इनडिफरेंस टू फेशियल एंड टोनल कम्युनिकेशन है जो कि करेक्टरिस्टिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का, इन चीज को जो है ना बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा फ्रॉम द सिम्टम्स विद, क्योंकि ये डिफिसिट इन वर्बल एंड नॉन वर्बल मेरे ख्याल में इन चीज़ों की डिफिसिट जो है ADHD में नहीं आती, ठीक है। अच्छा, जो सोशल डिसएंगेजमेंट या आइसोलेशन है उसमें जो है ना हम जाके ADHD वालों की जो सोशल डिसफंक्शन एंड पीयर रिजेक्शन है उससे जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ADHD वाले जो है ना हमेशा अपने उसकी वजह से लाइक जो मेंटल एफर्ट है या उनकी जो इम्पल्सिविटी है उसकी वजह से जो है ना जाके दे अनएबल टू कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप विद देयर पेट्स, ठीक है। मतलब एक जगह पे जो है ना एक टाइम लिमिटेशन होती है वो एक्सीड हो जाती है तो फिर उस जगह पे नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की जो है ना प्रॉपर ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, प्रॉपर
हिस्ट्री टेकिंग चाहिए होती है, तब जाके जो है ना क्लियर एविडेंसेस के बेस आप जाके ADHD के सिम्टम्स ऑटिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मे डिस्प्ले टेंट्रम्स। टेंट्रम्स को जानते हैं? सर जो जिद्दी टाइप का बिहेवियर होता है वो इरिटेशन, टेंट्रम्स जो है इरिटेशन को कहते हैं, ठीक है, इरिटेटिव टाइप, मतलब आप एक बंदे से तंग है और वो बार बार आपके पीछे आ रहा है, आपसे बात कर रहा है और आप जो है ना उससे इरिटेट हो रही हो, ये बेसिकली टेंट्रम्स है, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मे डिस्प्ले टेंट्रम्स, क्यों? बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू टॉलरेट अ चेंज फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ इवेंट। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनकी एक फिक्स रूटीन है जो कि ये बच्चे हर दिन फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कोई चेंजेस आ रही होती है, ठीक है, या चेंज आ जाती है, तो इनमें जो है ना टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं, चीखना चलाना स्टार्ट कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मूड इनका खराब हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। बट जो चिल्ड्रन विद ADHD होते हैं, दे में मिसबिहेव और शो और डिस्प्ले टेंट्रम्स, क्यों? ये भी एक चेंज है इन दोनों के दरमियान, क्योंकि जब एक मेजर ट्रांजिशन, एक मेजर चेंज आ रही होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्पल्सिविटी और पोर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। लाइक जिस तरह मैंने आपको कहा है कि एक खास टाइम इनका होता है, ठीक है, और वो लिमिटेशन जब क्रॉस होती है तो इनमें जो है ना एक अंदर से जो है ना एक वो स्टार्ट हो जाता है कि बस अब इनका वो टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो गया है और इसे अब इस जगह से उठना चाहिए, ठीक है। मतलब आप उन्हें जो है ना 2-3 मिनट से ज़्यादा अपने पास नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो जब उनकी जो वो टाइम लिमिटेशन ख़त्म होती है तो इनमें जो है ना अंदर से वो टेंट्रम स्टार्ट हो जाती है, इरिटेशन, कि नाउ देयर इज अ नीड ऑफ चेंज, ठीक है। और ऑटिज्म वाला जो है ना वो चेंज करना नहीं चाहते थे और ये जो है ना चेंज के पीछे लगे हुए होते हैं, किस वजह से? ड्यू टू देयर इम्पल्सिविटी और पुअर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। समझ आई है इसकी? जी सर। ऑटिज्म की सबको समझ आई है कि ऑटिज्म को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ADHD से? जी सर। अच्छा, अच्छा, इसके बाद है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो है वो भी जो है ना बेसिकली बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन विद रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में शो सोशल डिसइनहिबिशन। सोशल डिसइनहिबिशन जो है ना बेसिकली उसे कहते हैं इमेच्योरिटी को, ठीक है, या जो इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर है। इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर मतलब लेक ऑफ कंसर्न फॉर अदर फीलिंग्स, मतलब दूसरों की बिल्कुल परवाह ही नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या है? सोशल डिसइनहिबिशन है, इमेच्योरिटी और एंड इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर। इनसेंसिटिविटी का मैंने आपको बताया है कि लेक ऑफ कंसर्न फॉर अदर फीलिंग्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली जिन बच्चों को रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है वो बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं, ये मेजर है। इसके साथ और भी क्राइटेरिया है, वो फिर आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बट नॉट द फुल ADHD symptom cluster and display other features such as lack of enduring relationship। अच्छा, एक तो ये है कि इसमें जो है ना रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में जो है ना पूरी ADHD की क्राइटेरिया मीट ही नहीं हो रही होती, ठीक है। एंड सेकंड ये है कि ये लोग एक ऐसे फीचर्स को डिस्प्ले करते हैं लाइक लेक ऑफ इंड्यूरिंग कैसे कहते हैं? इंड्यूरिंग कंटिन्यूस रिलेशनशिप। तो उस रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में जो है ना बेसिकली ये लेक ऑफ इंड्यूरिंग होता है, ठीक है। लाइक इनमें जो है ना कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप का जो फिनोमेना होता है वो बहुत कम होता है, जो कि ADHD का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इस बेस पे जो है ना हम रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, दे शो सोशल इनहिबिशन, ठीक है, बट नॉट द फुल ADHD symptom cluster। एक पॉइंट ये हो गया है। सेकंड पॉइंट ये कि दे लेक there is a lack of enduring relationship in reactive attachment disorder which is not a characteristic of ADHD, ठीक है, क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके बाद अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं।
अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में अगर आप लोग देखें तो एडीएचडी शेयर्स सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन विद डिसऑर्डर, ये सेमनेस है। एंजाइटी में जो है ना इनअटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और एडीएचडी में तो इंडिविजुअल विद एडीएचडी आर इनअटेंटिव बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो एडीएचडी में अगर हम लोग देखें, जिस तरह मैंने वहाँ पे कहा था, एक्सट्रीनियस स्टिमुलाई की वजह से जो है ना इनकी इनअटेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनकी माइंड की डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ना मैंने लिखा हुआ है कि जो एडीएचडी वाली इनअटेंटिवनेस है वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, न्यू एक्टिविटीज एंड प्री ऑक्यूपेशन विद एंजॉयबल एक्टिविटीज। एडीएचडी में इनअटेंटिवनेस इन चीज़ों की वजह से आ रही होती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, न्यू एक्टिविटीज और प्री ऑक्यूपेशन विद एंजॉयबल एक्टिविटीज। वेदर एज जो इन अटेंशन एंजाइटी वाले में होती है, डेट इज ड्यू टू वरी एंड रूमिनेशन। रूमिनेशन थॉट्स मतलब वो थॉट्स जो कि बार बार आपके माइंड में घूम फिर रहे हो, या आपका माइंड जिन थॉट्स में पकड़ा हुआ हो। ठीक है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर में जो इन अटेंशन है वो वरिंग थॉट्स या रूमिनेशन थॉट्स की वजह से आ रही होती है। ठीक है, रेस्टलेसनेस माइट बी सीन इन एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, दिस कैन बी the same characteristic shared by both disorder, restlessness, ADHD may be an anxiety disorder. However, in ADHD, the symptom is not associated with worry or rumination. ठीक है, जनानचे जो ADHD के symptoms होते हैं, that is basically not associated with worry और rumination thoughts. ठीक है अच्छा, अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इंडिविजुअल विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर में प्रेजेंट विद इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। डिप्रेशन वाले में जो है ना ये फिनोमेना है कि उन्हें भी जो है ना पोर कंसंट्रेशन होती है, दे आर आल्सो इनेबल टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग। हाउएवर, जो पोर कंसंट्रेशन इन मूड डिसऑर्डर होते हैं, दे बिकम प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग अ डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, जो पोर कंसंट्रेशन वाली फिनोमेना होती है मूड डिसऑर्डर में, वो बेसिकली प्रोमिनेंट हो जाती है ओनली डिप्रेसिव मूड एपिसोड में। ठीक है, अच्छा, बाइपोलर का रह गया है। बाइपोलर में आप लोगों के साथ सेकंड लिंक शेयर करता हूँ। यहाँ पे लिंक पे तकरीबन 5.5 मिनट्स रहते हैं, तो उसमें जो है ना फिर ये रेस्ट ऑफ द 3 स्लाइड्स कर लेते हैं।